Hello and welcome to the science classes, and today we will start our 7th chapter of class 8th, which is named as the conservation of plants and animals, which means कि plants और animals दोनों को सुरक्षित करना, okay? उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करना ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहें, वो एक्सटिंक्ट ना हो, okay? So हम लोगों ने क्लास 7 में देखा था कि पहेली और बूझो, ये आपकी बुक में स्टोरी टाइप दिया हुआ है, तो वैसे ही देख रहे हैं कि पहेली और बूझो वो दोनों एक फॉरेस्ट में जाते हैं विद देयर प्रोफेसर अहमद एंड तिब्बू, ओके? अपने प्रोफेसर अहमद और तिब्बू के साथ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ओके? और जो बाकी क्लासमेट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एगर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए, और वो अपने भरतपुर सेंचुरी के जो विज़िट रहा उसके उसको भी एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं. देन सम अदर हर्ड्स अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, द टाइगर रिजर्व्स. सो उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ होता है, बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नाम सुने हुए होते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उनके बारे में और से और जानने के लिए. तो इसी बीच पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आता है, डैड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग the national places or wildlife sanctuaries, the national parks, not places, the national parks and wildlife sanctuaries and biosphere reserves. तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दें, जो हमारा जो वाइल्ड एनिमल है, जो फ्लोरा है, जो फोना है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स. फ्लोरा किसको बोलते हैं? प्लांट्स को, और एनिमल्स को बोला जाता है फोना. दोनों कंफर्टेबली अपने नेचुरल हैबिटेट में रह पाएँ, तो ये सबसे बड़ा पर्पज़ होता है टू मेक द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज? सो सबसे पहले तो हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट वैरायटी की, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ओके? मैनकाइंड विच मीन्स द ह्यूमन बीइंग. सो हमारी सर्वाइवल के लिए वो प्लांट्स और वो एनिमल्स दोनों बहुत ज़रूरी हैं. लेकिन आज इनको सबसे बड़ा खतरा ही किससे है? वो है डिफॉरेस्टेशन से. डिफॉरेस्टेशन कर कौन रहा है? मोस्टली नेचुरल रीजंस तो हैं मोस्टली, लेकिन मैन मेड रीजंस हैं. तो करा क्यों जा रहा है सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन समझ लो. डिफॉरेस्टेशन क्या है? हम लोग अपने यूज़ के लिए जंगलों को काट रहे हैं, ओके? जंगल का सफाया किया जा रहा है फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ओके? तो कुछ रीजंस नीचे दिए हुए हैं. टू प्रोक्योरिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर के लिए. देन टू बिल्ड द हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, तो हम लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोग को बिल्डिंग्स भी चाहिए, हाउस भी चाहिए रहने के लिए, है ना? फैक्ट्रीज भी उतनी ज़्यादा चाहिए क्योंकि डिमांड बढ़ रही है. सो मेकिंग द फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. सो वुड को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए, और फर्नीचर भी बनाया जा रहा है वुड से. देन कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं इसके, जैसे कि फायर लग जाती, कई बार बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है तो उसकी वजह से. तो सूखे की वजह से मोस्टली फायर कॉज होती है, फायर कैच करी जाती है. सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो सबसे बड़ा, अब डिफॉरेस्टेशन तो देख लिया था, अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के? तो बोलते हैं पहेली एंड बूझो दे रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे जब हम डिफॉरेस्टेशन करे जाएंगे. तो वो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ. तो उन्होंने देखा कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है. क्यों कर रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है. सो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है. सो ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है. और वो और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस जानते हैं जिनकी वजह से बैलेंस जो है नेचर का काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है. बहुत सारे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही हैं, कई बार फ्लड आ जाते हैं, कई बार वहाँ पर वाटर क्राइसिस हो जाते हैं कि पीने के लिए भी पानी नहीं होता. देन हाँ, एक और रीज़न, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी वजह से रेनफॉल भी कम हो रहा है और फ्लड ज़्यादा आ रही हैं. तो ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है बिकॉज
हमारे पास फ्लड्स कैसे ज़्यादा आएंगे, बिकॉज अगर ट्री होगा तो वो एक बैरियर का काम करेगा फ्लड के लिए, फ्लड के फ्लो को काफ़ी स्मूथ कर देगा, पानी का फ्लो इतनी तेज़ नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से फ्लड को प्रिवेंट कर पाएगा। और रेनफॉल से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि रेनफॉल के लिए भी हमें प्लांट्स की ज़रूरत है। ओके, प्लांट्स नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी। सो रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन, हाँ ये भी तो सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जितने कम प्लांट्स होंगे उतनी कम उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। तो उसकी वजह से और क्या हो रहा है, उसकी वजह से और क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ड्रॉट देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज रेनफॉल का जो साइकिल है वो बिल्कुल गड़बड़ा चुका है। सो ड्रॉट्स यानी कि सूखा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। देन एक और सबसे बड़ी बात हो रही है इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन, कि जो सोइल है हमारी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि उसकी नमी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ करे जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी फर्टिलिटी है लैंड की, है ना, जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि में चेंज हो रही है, और हमारे पास ग्रीनरी की जगह क्या आ रहे हैं, मारूथल्स आ रही हैं, डेजर्ट्स आ रही हैं। तो इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये हमने देख लिया। देन सो वी हैव स्टडीड, तो ये तो कुछ पीछे की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो एक्टिविटीज़ आप खुद से कीजिएगा। सो बायोस्फीयर is that part of earth, यहाँ से the biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which supports life। तो biosphere वो वाला पार्ट है अर्थ का, यहाँ पर living organisms रह रही हैं और वो पार्ट लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। So the biological diversity or diversity refers to the variety of organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका आपस में कुछ इंटरेक्शंस हैं और कुछ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस हैं। देन जो उनके प्रोफेसर होते हैं अहमद, उनके प्रोफेसर अहमद, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक विज़िट प्लान करते हैं पूरी क्लास के लिए, पहेली बूझो और उसके क्लासमेट के लिए। तो वो कहाँ पर जाते हैं, वो जाते हैं पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और वो सेम काइंड के होते हैं जो कि हमें हिमालयन पीक्स पर मिलते हैं, यानी कि हिमालय की चोटियों पर मिलती हैं। तो प्रोफेसर अहमद क्या यकीन करते हैं कि इस तरह की बायोडाइवर्सिटी ना बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक है अपने आप में। और वो माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चिल्ड्रंस को गाइड करें, कि वो बताएं फॉरेस्ट के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको बायोस्फीयर घुमाएं सारा। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं उनको कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी ट्रेडिशनल हेरिटेज का, उनकी नेशनल हेरिटेज का, ओके, हमारी राष्ट्रीय हेरिटेज है वो। देन माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन डैट अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एफर्ट, हाँ उन्होंने क्या बताया कि हमारे पर्सनल एफर्ट्स तो हम लोग लगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी, गवर्नमेंट और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज़, वो सब भी फॉरेस्टर्स को बचाने के लिए और एनिमल्स को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रही हैं। देन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जिनसे कि इनको प्रोटेक्ट करा जा सके और कंजर्व करा जा सके प्लांट्स और एनिमल्स को। देन उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए, नेशनल पार्क्स बनाए और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए टू these are the protected areas for the conservation of plants and animals in that area। then biosphere reserve क्या होता है? So जो चिल्ड्रन गए थे अहमद सर के साथ, प्रोफेसर अहमद के साथ, वो और माधव जी, वो दोनों बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एंटर करते हैं। तो माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं डैट द बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो बताते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया बनाया गया है ना, वो पर्टिकुलरली बनाया ही गया है टू कंजर्व द प्लांट्स and to conserve the animals, that means to conserve the biodiversity। so as you are aware that biodiversity is a variety of plants, animals, microorganisms generally they found in an area। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ आ जाता है किसी एरिया का, वो होती है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने बोला कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को और हमारे कल्चर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ओके। देन उन्होंने बोला कि इनमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ओके, मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़, उनमें से एक था
नेशनल पार्क विच इज़ नेम्ड एज दी सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोरी एंड पंचमारी। ओके, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी उनमें से। ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है और ये आप अपने एरिया के हिसाब से उसको फिल करोगे। सो देन फ्लोरा एंड फोना। सो चिल्ड्रन जाते हैं वहाँ पर, है ना, वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं वहाँ की ग्रीन वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर हरे रंग के नोट पड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं। वो वहाँ की नेचर को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ की ग्रीनरी को, नेचुरल हैबिटेट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो वो बहुत खुश होते हैं देख करके लंबे लंबे टीक ट्रीज, एनिमल्स काफ़ी सारे होते हैं। सडनली पहेली क्या देखती है कि वो एक रैबिट जा रहा है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देती है क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन उसके प्रोफेसर उसे रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उन्हें डिस्कम्फर्ट मत करो। ओके, डिस्कम्फर्टेबल मत करो, डिस्कम्फर्ट क्रिएट मत करो वहाँ पर, क्योंकि तभी तो बनाई गई है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर वहाँ पर जाकर भी डिस्टर्ब करोगे तो फिर उनका पर्पस ही नहीं मीट होएगा। देन माधव जी क्या बताते हैं? माधव जी बताते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी एरिया पर मिलते, पर्टिकुलर एरिया पर मिलते और कहीं पर नहीं मिलते आपको। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एरिया। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस पर मिलने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को क्या बोला जाता है? फोना एंड फ्लोरा। ओके, जो कि उस एरिया के रिस्पेक्टिव होगा। तो ये रहा, है ना, जैसे साल टीक हो गया, मैंगोज़, बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे पास हमारा फ्लोरा फोना, ये हमारा फ्लोरा हो गया और ये हो गया हमारा फोना। ओके, देन द एंडेमिक स्पीसीज। सो व्हाट आर द एंडेमिक स्पीसीज? सो सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। तो वो फिर चुपचाप से ना एक संघने जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, काफ़ी संघने जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। द चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। तो बहुत बड़ी गिलहरी देखते हैं वो, क्योंकि घर पर तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी देखी होती है, तो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं इतनी बड़ी गिलहरी देख करके। सो दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फुलफिली टेल। तो वो स्क्विरल जो है ना, उसकी टेल, मतलब उस पर बहुत सारी बुशी बुशी टेल होती है, काफ़ी सारे बाल होते हैं उस पर। ओके, क्योंकि घर पर उन्होंने ऐसे नहीं देखी होती, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो बच्चे हैं, क्यूरियोसिटी तो आएगी। इवन ह्यूमन बींग्स में भी काफ़ी, हम बड़ों में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, ह्यूमन बींग्स में तो चलो होती है ना। तो वो तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी उनमें। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि दिस इज़ नोन एज द जायंट स्क्विरल एंड ये बिल्कुल एंडेमिक है इस एरिया के लिए। तो फिर देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ क्या है भाई, ये कौन सी नई टर्म आ गई? हमें ये तो पता है ये एक एनिमल है ना, यहाँ पर मिला, उन्होंने बोला एंडेमिक स्पीसीज़ है ये। तो फिर एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है ये देखते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज़ आर दो स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एन एरिया। जो एक पर्टिकुलर एरिया पर ही मिलेगी हमें, उसके बाहर नहीं मिलेगी, वो होती है वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज़। तो उन्होंने क्या बताया कि वो सतपुरा रेंज की, वो सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एंडेमिक स्पीस है। ओके, वो वहाँ से बाहर कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको वहीं पर मिलेगी। तो माधव जी उन्हें कुछ साल, वाइल्ड मैंगोज़, काफ़ी ऐसी कुछ और दिखाते हैं plants. So endemic flora of the Panchmari Biosphere Reserve, the bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. तो वहाँ पर जो उन्होंने fauna देखा, Indian giant squirrel देखी, flying squirrel देखी, वो बिल्कुल वहीं के लिए बने हुए थे। वो वहाँ से बाहर उन्हें नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे कहीं और जाएंगे तो। So, the Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है और काफ़ी नई सारी स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है उनके नेचुरल हैबिटेट में ला करके। तो इससे क्या होगा, जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं वो बिल्कुल एज पर आ जाएंगी एक्सटिंक्ट होने की, उनके हैबिटेट को लॉस हो रहा है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनको उनकी लाइफ पर बात आ जाएगी, है ना, उनके सर्वाइवल का सवाल है ये। तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए और पोल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाद पहली एक बोर्ड देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है द पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ओके तो प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं उन्हें, दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जर्नल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो उन्होंने क्या बताया कि आप अगर किसी भी जानवर को मारोगे, पोचिंग करोगे या उसे कैप्चर करोगे, अपने घर पर ले आओगे, पिंजरे में रखोगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये चीज़ बिल्कुल मना की गई हुई है यहाँ पर, और इससे आपको सज़ा भी मिलेगी। ओके यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सज़ा मिलेगी नहीं। तो देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो बिल्कुल सूटेबल सा कंडीशन दी जाती है, लिविंग कंडीशंस बड़ी सूटेबल दी जाती हैं उन एनिमल्स को वहाँ पर रहने के लिए। सो ही ऑल्सो टेल देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर कुछ एनिमल्स बोल रही हूँ, कुछ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ तो अलाउड हैं, वो बाहर वाले जोन में, बिल्कुल कोर एरिया में नहीं। अगर ऐसे है कुछ तो यहाँ पर वो नहीं जा सकते हैं ना, इस रीजन में नहीं जा सकते, इसके बाहर बाहर कुछ काम वो कर सकते हैं। ओके तो अब नेशनल पार्क, अब देखते हैं नेशनल पार्क क्या है। तो वो कुछ, चलो पहले कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है। जैसे कि कलेक्टिंग द मेडिसिनल प्लांट्स, है ना, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे मिलते हैं जो कि दवाइयों में यूज़ करे जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। आप वहाँ से कुछ फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए कुछ लकड़ियाँ उठा सकते हो, अपने लाइफ स्टॉक को वहाँ पर चरा सकते हो, यानी कि अपने गाय भैंसों को वहाँ पर चरा सकते हो। देन आता है नेशनल पार्क। सो ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो वहाँ पर ना एक और बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। सो चिल्ड्रंस आर नाउ एगर टू गो देयर। सो चिल्ड्रंस अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए कि हमें उस वाले पार्क में भी जाना है। सो माधव जी टेल दैम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो माधव जी ने क्या बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया है पूरा, और ये अच्छे से हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड ये हमारे फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हमारे हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं एरियाज़ के, उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। देन सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो फर्स्ट हमारा फॉरेस्ट रिजर्व बना था, यानी कि एक प्रोटेक्टेड एरिया बना था, एक सुरक्षित स्थान बना था इनके लिए, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। सो जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का टीक जो मिलता है ना, इंडियन टीक मिलता है, वो हमें यहीं पर मिलता है। एंड हमारे यहाँ पर तो 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। Then as children move ahead they see a board with सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो अभी उन्होंने देखा, पहले उन्होंने नेशनल पार्क देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, बायोस्फीयर रिजर्व देखा, अब ये टाइगर रिजर्व क्या है। तो माधव जी उन्हें क्या बताते हैं, माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। तो उन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया ताकि टाइगर्स की संख्याओं को, टाइगर एज अ होल स्पीसीज उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो आफ्टर द 1974 अराउंड ये उस दौरान पर इसको लॉन्च किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे वहाँ उस वक्त क्या देखा गया कि हमारे यहाँ पर जो टाइगर पॉपुलेशन थी उसमें स्टेडीली एक डिक्रीज़ आ चुका था, बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि उसके सर्वाइवल और मेंटेनेंस को इंश्योर किया जा सके। ओके इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था कि हमें अपनी टाइगर स्पीसीज़ को बचाना है किसी भी हालत में। देन सो टाइगर इज़ वन ऑफ many species which are slowly disappearing from our forest। तो उन्होंने बोला टाइगर भी एक ऐसी स्पीसीज जो कि हमारे जंगलों में से गायब हुई जा रही है। सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो सतपुरा में क्या है, सतपुरा में काफ़ी इंक्रीज देखा गया टाइगर पॉपुलेशन में। ओके सो वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफलोज एंड बारासिंगास, ओके दे वर ऑल्सो फाउंड इन दी सतपुरा नेशनल पार्क। तो कहते हैं ये पहले सतपुरा नेशनल पार्क में देखे जाते थे, अब नहीं देखे जा रहे शायद, आगे बताया नहीं उन्होंने। चलो देखते हैं। एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो वो वाले एनिमल्स जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुके हैं, ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं, लुप्त हो सकते हैं वो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एंडेंजर्ड एनिमल्स। सो वो जो रिमाइंड करता है डायनासोर्स को तब कि वो तो बहुत समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो तो लुप्त हो चुके हैं, अब मिलते ही नहीं है।
then survival of some animals has become difficult because of disturbances in their natural habitat. Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all natural parks. तो उन्होंने बोला, प्रोफेसर अहमद क्या बताते हैं कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज करे गए नेशनल पार्क पर, यानी कि बहुत सारे सख्त कानून लागू करे गए हैं ये नेशनल पार्क्स जो बनाई गई हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है नेशनल पार्क्स में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हो लेकिन नेशनल पार्क में नहीं कर सकते आप ऐसा कुछ भी. Then the Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. तो जो छोटे छोटे हैं ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनका हैबिटेट ज़्यादा लॉस हो रहा है ना. तो बीज ही ले लो, है ना, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती थी वो भी नहीं मिल रही आजकल. तो छोटे जो स्पीसीज़ है ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती, इस कारण से बड़े एनिमल से ज़्यादा छोटे एनिमल्स को एक्सटेंशन फेस करनी पड़ रही है. एट टाइम्स वी किल snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. है ना, हम सबको मार रहे हैं, हम स्नेक्स को मार रहे हैं, फ्रॉग्स को मार रहे हैं, छिपकली जो घर पर होती है उसको मार रहे हैं, है ना, बैट्स, आउल्स, इन सबको मार रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए. हम बड़ी क्रूरता से मार रहे हैं इनको, है ना. तो बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स. तो उन्हें मार रहे हैं तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं इसके साथ. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर. कहते हैं साइज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं लेकिन आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को इकोसिस्टम में वो इग्नोर नहीं कर सकते, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाय किलिंग देम वी आर दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अमंग अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7. सो आप लोगों ने फूड चेन पढ़ी, फूड वेब पढ़ा क्लास 7 में, तो उसमें आपको बताया गया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना. तो इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate. तो हमारा इकोसिस्टम है उसमें अगर लिविंग बीइंग्स है तो उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल होगी, रिवर हो गए, डेल्टाज हो गए, है ना, रिवर डेल्टाज हो गए. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास नॉन लिविंग है. ये पूरा मिलके इकोसिस्टम बनता है, सिर्फ लिविंग बीइंग से नहीं बन रहा. ओके, नाउ द रेड डाटा बुक. सो रेड डाटा बुक क्या है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द रेड डाटा बुक टू चिल्ड्रन. वो बताते हैं बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में. वो बताते हैं जो रेड डाटा बुक है ये सोर्स है, ये एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है पूरे का पूरा, जितनी भी स्पीसीज़ है हमारी, है ना, इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स, वो उसमें दिए होते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी एनिमल्स की और प्लांट्स की प्रजातियाँ हैं जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं और इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, यानी कि जो लुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं. Then red data book is maintained by an internationally by an organization जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN, the International Union for the Conservation of Nature. Okay, तो इंडिया भी मेंटेन करता है रेड डाटा बुक फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. जो इंडिया में मिल रही है उनके लिए इंडिया अलग से भी करता है. ओके, देन माइग्रेशन. द एक्सक्लूजन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. तो फिर वो बच्चे और भी ज़्यादा गहरे यानी कि संघने जंगल में चले जाते हैं. सो दे सिट नियर दी तावा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. अब घूम कर बच्चे थक चुके हैं तो वो रिलैक्स करने के लिए एक रिजर्वियर के पास बैठ जाते हैं. तो पहेली क्या ऑब्जर्व करती है कि वहाँ पर बर्ड्स हैं, रिवर के पास बर्ड्स हैं. तो माधव जी उन्हें क्या बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. ये बर्ड कहाँ से आए, ये और दुनिया के और कई हिस्सों से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं है, दुनिया के और हिस्सों से आए हुए हैं. देन माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस. तो वो बताते हैं कि जो हमारे मौसम में बदलाव आते हैं हर साल, वो आते हैं मौसम में बदलाव, तो उस समय पर ये जो हमारे पास माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं ये क्या करती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और बहुत लंबी दूरी तय करके जाती हैं, है ना. सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पर फ्लैमिंगोज आते हैं और भी बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं, है ना, विंटर्स में. तो वो होती है माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो कि
सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो फ्लेमिंगोज उतनी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो इंडिया में माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस सबसे बड़े रीज़न होते हैं फॉर द माइग्रेशन। देन द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, सो द प्रोफेसर अहमद the Professor Ahmed drew his attention of the children to another cause of deforestation। तो वो एक और रीज़न बताते हैं बच्चों को डिफोरेस्ट्रेशन का, उनकी अटेंशन को ड्रू करते हैं उस एक रीज़न की तरफ। वो बताते हैं कि जो है ना फुल ग्रोन ट्रीज़ होते हैं, उनमें से ना द 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो 17 पौधे जो कि फुली ग्रोन हो चुके हैं, उनके यूजेस से 1 टन पेपर बनता है ना। तो यानी कि कितने ज़्यादा हम लोग पेपर्स यूज़ करते हैं, तो हम लोग कितने ज़्यादा प्लांट्स को काट रहे हैं, है ना। डिफोरेस्ट्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। देयरफॉर वी शुड सेव द पेपर, इसलिए बोला जाता है कि पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करो। ओके, हम लोग को पेपर को सेव करना चाहिए ताकि हम डिफोरेस्ट्रेशन को कम कर सकें। सो द प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। तो उन्होंने बोला 5 से 7 बार। ओके, 5 से 7 बार हम एक पेपर को यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करा जा सकता है उसको। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। तो उन्होंने बोला अगर एक विद्यार्थी रोज़ का एक पेपर भी बचाएगा ना, एक पेपर भी बचाएगा रोज़ का, तो हम लोग एक साल में बहुत सारे पौधों को, बहुत सारे ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम लोगों को ज़रूर सेव करना चाहिए, हम लोगों को पेपर को रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल भी करना चाहिए। सो बाय दिस वी not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. तो इतने सारे है ना, तो उन्होंने बोला कि प्लांट्स तो हम लोग सेव करेंगे, उसके साथ इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं, है ना, इस प्रोसेस में पूरी में पेपर बनाने के लिए, उसका भी यूज़ कम हो जाएगा। देन आता है रिफॉरेस्ट्रेशन। सो प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर टू डिफॉरेस्ट्रेशन इज़ रिफॉरेस्ट्रेशन। उन्होंने बोला अगर डिफॉरेस्ट्रेशन को कम करना है, डिफॉरेस्ट्रेशन का ऑपोजिट क्या होगा, रिफॉरेस्ट्रेशन। सो रिफॉरेस्ट्रेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो यहाँ पर आप लोग डिफॉरेस्ट्रेशन कर चुके हो, एक फॉरेस्ट को काट चुके, जंगल का पूरा सफाया कर चुके हो, तो वहाँ पर आप नया जंगल उगाओ, उसको बोलेंगे रिफॉरेस्ट्रेशन। ओके, तो वहाँ पर और बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करो, दोबारा से जंगल बनाओ, जैसे साफ़ करा उसी तरह से दोबारा बनाओ, अगर आप लोगों को अर्थ पर रहना है तो ये मस्ट है। So the planted trees should generally be the same species which were found in that forest. अब ये नहीं कि पीपल का पेड़ ही लगा दिया पूरे के पूरे जंगल में, ऐसा नहीं करना। जो वहाँ पर स्पीसीज़ पहले मिल रही थी, उसी स्पीसीज़ के ट्रीज़ वहाँ पर दोबारा से उगाए जाएं। ऐसा नहीं कि होमोजेनाइजेशन कर दो कि एक ही तरह के भाई हर जगह बीज बो दिए खुद ब खुद हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। अलग अलग बीज वहाँ पर बोए जाएंगे, अलग अलग प्लांट्स की सैम्पलिंग करी जाएगी जो कि पहले से वहाँ पर मिलते थे। So we should plant at least as many as plants we cut. तो हम सबको जितने हम लोग प्लांट्स काट रहे हैं ना, उतने रीग्रो भी करने चाहिए, दोबारा से उगाने भी चाहिए हम लोगों को उतने। सो रिफॉरेस्ट्रेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। तो ये नेचुरली भी हो जाता है। अब इंसान नहीं करेंगे तो नेचर को खुद को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना मेंटेन करने के लिए। तो इफ़ द डिफॉरेस्ट्रेशन एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर डिफॉरेस्ट्रेशन करेगी उसमें ना फिर आप कोई डिस्टर्बेंस ना करो, तो वहाँ पर डिफॉरेस्ट्रेशन दोबारा से हो जाती है। वहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो दोबारा एक बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो अगर डिस्टर्बेंस नहीं होगी उस एरिया में, तो डिफॉरेस्ट्रेशन के बाद वो फिर से रिफॉरेस्ट्रेशन हो जाएगी वहाँ पर। तो इफ़ इन नेचुरल डिफॉरेस्ट्रेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल डिफॉरेस्ट्रेशन में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं, आपने नहीं जाना वहाँ पर। सो वी हैव ऑलरेडी कोज ट्रमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। तो उन्होंने बोला हम लोग पहले ही बहुत बड़ा मतलब नुकसान कर चुके हैं अपने फॉरेस्टर्स का ऑलरेडी, एंड वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ दी ओनली ऑप्शन। तो उन्होंने बोला अगर अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए आप ये ग्रीनरी, ये ग्रीन वेल्थ बचा कर रखना चाहते हो, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ द प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज़।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाया जाए। तो प्रोफेसर अहमद क्या बोलते हैं वहाँ पर, इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए जा चुके हैं हमारी इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। ओके, then this act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of people living in or near the forest। तो उन्होंने बोला कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के नेचुरल फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करें और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके राइट्स को भी प्रिजर्व करें, उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे वुड लेनी है फ्यूल को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए, अपनी गाय भैंसों को चराना है वहाँ पर, तो वो आप कर सकते हो। इस लॉ में ये बताया गया। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in a jungle after sunset। तो माधव जी फिर से क्या बोलते हैं बच्चों को कि चलो बच्चों अब आप लोगों ने घूम लिया और वापस चलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूरज छुप चुका था और सूरज छुपने के बाद जंगल में रहना कोई समझदारी का काम नहीं होता, चुपचाप से वहाँ से निकल जाना चाहिए। So on getting back, the Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience। तो माधव जी और प्रोफेसर अहमद और सारे बच्चे माधव जी को काफ़ी थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, आपने हम लोग को इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया, आपने पूरा हम लोगों को विज़िट कराया। थैंक यू हर किसी को बोलना चाहिए, ओके, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें? बायोडाइवर्सिटी देखा क्या होता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, the desertification, the ecosystem, endangered species, endemic species, extinct flora, fauna, migratory birds, national park, red data book, deforestation, centuries। ये सब हम लोगों ने पढ़ा, अभी इसको रिकॉल करो। ओके, अगर ये तो समझ में मतलब ऐसे पढ़ रही हो और आगे इसके मीनिंग समझ आ रही हैं, आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि हाँ इसके बारे में ये पढ़ा था, तब तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखो। ओके, और ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम लोगों को इसको ले लो एज अ ग्लैंस। ओके, चैप्टर एट अ ग्लैंस, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, इसमें तो बहुत छोटे छोटे डिटेल दी हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe the science classes.